हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना 8 बजे सुबह हम मिलते हैं और एक इंपॉर्टेंट सेशन लेते हैं जिसमें बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे। तो कल बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट सेशन लिया था मैंने, जिसमें हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को स्टार्ट किया था। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपसे पूछे थे, उनके आंसर्स भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में सारे ही लोगों ने मोस्टली सही दिए हैं। तो उन क्वेश्चंस को देखते हुए, उनके आंसर्स देते हुए मैं आगे सेशन प्रोसीड करता हूँ। तो पढ़ने वाले थे हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के ब्रांचेस हम लोग देख रहे थे, और इन ब्रांचेस में अगर हम बात करें तो मैंने आपको कल बहुत सारी ब्रांचेस बताई थी और उन्हीं से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस भी बोले थे। तो वो क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन था पेलियोबॉटनी से रिलेटेड, जिसका आंसर मोस्टली लोगों ने सही दिया था। पेलियोबॉटनी किसकी स्टडी है? तो पेलियोबॉटनी जो है ये प्लांट्स के फॉसिल्स की स्टडी होती है। इसमें मैंने बीरबल साहनी जी का नाम भी बताया था, जिन्हें फादर ऑफ पेलियोबॉटनी कहा जाता है। एक बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट भी है हमारे यहाँ लखनऊ में जो पेलियोबॉटनी की स्टडी करता है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो ग्रेगर मेंडल के बारे में बताया था, जिन्होंने अपने गार्डन में जो है मटर के दाने पर, गार्डन पी पाइसम सटाइवम पर एक्सपेरिमेंट किया था। तीसरा क्वेश्चन था पेलिनोलॉजी से, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? पोलन ग्रेन से। ये भी हमने पढ़ा हुआ था। तो कल के सेशन में मैंने आपको बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ाई थी, तो उनको देख लेते हैं। उसके बाद आज जो बची हुई ब्रांचेस हैं उस पर भी फोकस करते हैं। तो कल हमने जेनेटिक्स पे बात की थी, अनुवांशिकता पे बात करी थी, और इसी से जुड़ा हुआ जो है ग्रेगर मेंडल पे मैंने आपको बताया था। फिर यूजेनिक्स जो ह्यूमंस के अंदर इंप्रूवमेंट के लिए होता है। फिर यूफेनिक्स जो अगर किसी के अंदर कोई तरह के ऐसी चीजें हैं किसी के पेरेंट्स में जो बच्चे में भी आ सकती है, उसको इंप्रूव करने के लिए ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिवनेस जो होता है इसकी बात की जाती है। इसके बाद यूथेनिक्स की बात की थी, जिसमें हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कंडीशंस है, मेडिकल कंडीशन, न्यूट्रिशंस, इस पर बात करी थी। इसके बाद हमने डिसजेनिक्स की बात करी थी। डिसजेनिक्स मतलब पैदा होने के बाद, बर्थ के बाद अगर कोई डिफेक्ट्स आ जाते हैं, अनवांटेड कैरेक्टर्स, तो वो डिसजेनिक्स में पढ़े जाते हैं। इसके अलावा पूरा वनस्पति विज्ञान, पेलियोबॉटनी पर बात करी थी, बीरबल साहनी जी के बारे में बताया था मैंने। इसके अलावा फार्माकोलॉजी, जिसमें एक्शन ऑफ ड्रग्स देखा था कि कैसे मेडिसिन काम करती हैं। फिर फार्माकोग्नोसी, मेडिसिनल प्लांट्स की स्टडी। एंथोलॉजी, फ्लावर्स की स्टडी, जिसमें हमने रेफ्लेशिया, वुल्फिया, ये बड़े और छोटे फ्लावर्स के बारे में भी देखा था। पेलियोनोलॉजी, जिसमें पोलन ग्रेन्स के बारे में बात करी थी। इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट हमने पॉलिनेशन भी देखा था। फिर पोमोलॉजी, जो कि आपका फ्रूट्स की स्टडी है, इसमें फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट्स की बात की थी। ओलैरिकल्चर जो है ये मैंने आपको बताया था, वेजिटेबल्स की स्टडी है, शाक की का अध्ययन है, और ये हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है, बॉटनी की नहीं है। पोमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी। तो यहां तक हमारी बात हो गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आज की जो है सबसे पहली ब्रांच देखते हैं, जिसको कहा जाता है इक्थेलॉजी। अब इक्थेलॉजी क्या होती है? तो इक्थेलॉजी जो है हिंदी शब्द आपको समझ में आ रहा होगा, मत्स्य विज्ञान। मतलब जहां पे हम किसकी स्टडी करें? फिश रिलेटेड जहां स्टडी की जाती है, फिशेस से रिलेटेड जहां पर स्टडी करेंगे हम, तो वो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा इक्थेलॉजी। तो इक्थेलॉजी ये है। लेकिन आप सोच रहे होंगे एक वर्ड आता है पिसीकल्चर। तो पिसीकल्चर जो है मछली पालन को कहा जाता है, ना कि आपका मछलियों का अध्ययन कहलाता है। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है कि भाई पिसीकल्चर क्या है। तो पिसीकल्चर इज द रियरिंग ऑफ फिश, मछलियों का पालन है, उनको जो है बढ़ावा देना है, वो पिसीकल्चर होता है, वो मछली पालन कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जब उनकी स्टडी करने लगे, उनके बारे में, उनका बायोलॉजिकली सिस्टम को समझने की कोशिश करें, तो उसको कहा जाता है इक्थेलॉजी। तो ये वर्ड पर बहुत ध्यान देना, ICTHY। तो ये जो है इक्थेलॉजी इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ फिशेस, while the pisciculture is the rearing of fishes। rearing का मतलब उनका पालन करना, उनको पालना। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्थिनोलॉजी की। ऑर्थिनोलॉजी की बात करें तो आपको हिंदी वाला शब्द समझ में आ रहा होगा, पक्षी विज्ञान। तो जहां पर हम किसकी स्टडी करें? स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ बर्ड्स जो है वो है ऑर्थिनोलॉजी। और ऑर्थिनोलॉजी के लिए एक व्यक्ति का नाम बहुत फेमस है इंडिया में, जिनका नाम है सलीम अली। सलीम अली जी जो हैं, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। तो भारतीय जो बर्डमैन ऑफ इंडिया भी जिनको कहा जाता है, जिन्होंने बहुत संरक्षण पर जोर दिया, और जो आपका केरला के अंदर एक बर्ड सेंचुरी थी जिसमें आज बहुत सारी वैरायटी आ गई है, उसका भी क्रेडिट किसको जाता है? तो सलीम अली जी को जाता है, जिनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो सलीम अली जी क्या है? तो ये है बर्डमैन ऑफ इंडिया। 1896 में इनका जन्म हुआ था, 1987 में इनकी डेथ हुई, और इनके नाम पर आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क है इंडिया में। ये कहां पे पड़ता है? तो श्रीनगर में है ये। इसके अलावा दूसरा, अगर सलीम अली बर्ड सेंचुरी की बात करें
बर्ड सेंचुरी मतलब जो अभ्यारण्य होते हैं, तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है यह है आपकी गोवा में। इसके अलावा केरला में भी एक बर्ड सेंचुरी है जो कि एर्नाकुलम में पड़ती है, और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारा जो है बर्ड्स के लिए काम करना स्टार्ट किया था, और यहाँ पर आज बर्ड्स की बहुत सारी वैरायटी है। इसको भी अभी सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहा जाता है, लेकिन थट्टेकड जो नाम है उसका वो ज़्यादा चलता है। थट्टेकड बर्ड सेंचुरी, थट्टेकड बर्ड सेंचुरी, इसका नाम याद रख लेंगे। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो श्रीनगर में है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तो गोवा में भी है, केरला के थट्टेकड में भी है, उसको थट्टेकड भी कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने बर्ड्स के कंजर्वेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। तो ये किससे हो गया? ये आपका ऑर्थेनोलॉजी से हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और बताना चाहता हूँ। आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो एक नाम आता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है 1885 में जब आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, तब एओ ह्यूम के द्वारा इसको बनाया गया था। तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ ऑर्थेनोलॉजी, जो पक्षी विज्ञान के जो जनक हैं, यहां पर हमने बात करी है फादर ऑफ इंडियन बर्ड या इंडियन ऑर्थेनोलॉजी, जो बर्डमैन ऑफ इंडिया हैं वो है सलीम अली। लेकिन आप उनका नाम जरूर याद रखिए, यहां पर मैं बता दे रहा हूं क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपसे कंफ्यूज करने को पूछ सकता है। तो याद रखेंगे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बनाई थी, लेकिन इनको रियल सेंस में क्या कहा जाता है? ऑर्थेनोलॉजी के फादर हैं ये। मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो फादर ऑफ ऑर्थेनोलॉजी है, पक्षी विज्ञान है, उनमें किसका नाम आएगा? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का आएगा। अब ये जो है आपको कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई ये तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये बर्ड्स में कहाँ है? तो ये बॉटनिस्ट भी थे और इन्होंने बर्ड्स के ऊपर, ये जूलॉजिस्ट भी थे और इन्होंने बर्ड्स के जो है कंजर्वेशन पर भी बहुत सारी चीज़ें स्टडी भी करी। तो फादर ऑफ बर्ड्स के या ऑर्थेनोलॉजी के कौन का नाम याद रखेंगे? तो एओ ह्यूम का, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का। और इंडियन बर्डमैन में किसका नाम याद रखेंगे? सलीम अली जी का नाम याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगली ब्रांच के ऊपर। तो अगली ब्रांच है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी यहाँ पे आपको दिख गया क्या है? तो कैंसर दिख गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा, आपको इंग्लिश वर्ड पर ही फोकस करना है। तो ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर है। और अनवांटेड जो भी सेल्स आपके बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, तो कैंसर की ही जो चीज़ है वो उत्पन्न होती है बॉडी में। एक अनवांटेड कैरेक्टर से कीमोथेरेपी वगैरह से इसका इलाज होता है। लेकिन आपसे एग्जाम्स में क्या पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा जीन है? देखा जाए तो देखिए सबके अंदर ये जीन होता है, लेकिन जैसे कि किसी पिछली पीढ़ी में अगर कैंसर है तो वहां पर संभावना बढ़ जाती है कि अगली पीढ़ी में भी उस तरह का कैंसर होगा, अगर प्रॉपर आपने क्या नहीं लिया होगा, अगर आप प्रॉपर प्रिवेंशंस नहीं लेंगे, वही गलतियां करेंगे, तो अगली पीढ़ी में भी हो जाती हैं कैंसर की दिक्कतें। तो ये पूछा जा सकता है आपको कि भाई ऑन्कोलॉजी तो किससे हो गया? तो ऑन्कोलॉजी इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ कैंसर। लेकिन ऐसा कौन सा जीन है जो कैंसर कॉज करता है, मतलब जिसके कारण कैंसर हो जाता है? वो होता सबके शरीर में है, लेकिन देखिए आपका क्या है कि कैंसर का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो कैसा हो जाए? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए, बहुत ज्यादा जो सेल डिवीजन होने लगे, जो कोशिकाओं का विभाजन अनियंत्रित तौर पर होने लगे, तो वही चीज कैंसर में तब्दील हो जाती है। तो हमारी बॉडी में एक जीन होता है जिसके कारण ये होता है, जिसके अंदर वो एक्टिवेट हो जाए किसी चीज के कारण। जैसे आप बहुत सारी चीजें टोबैको कंज्यूम करें या ऐसी चीजें कंज्यूम करें, जैसे प्लास्टिक के बर्तनों में मना किया जाता है कम खाने को, क्योंकि उनसे कई तरह के रेडिएशंस निकलते हैं जो आपकी बॉडी में चीजें ऐसी कर देते हैं। वैसे ही आप देखेंगे तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, जिनसे अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलती हैं, वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल्स होते हैं। तो हमारी बॉडी में कौन सा जीन एक्टिवेट होता है जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर कैंसर हो सकता है, या जिनको भी होता है तो उस जीन का नाम याद रखेंगे ऑन्कोजीन। तो ऑन्कोजीन क्या है? दैट इट इज अ जीन which causes या which helps to causes the cancer। मतलब जो जीन अगर हमारी बॉडी के अंदर है और जिसके कारण कैंसर हो जाता है तो उसका नाम याद रखेंगे ऑन्कोजीन। और जिसमें हम कैंसर का अध्ययन करें, कैंसर की स्टडी करें, वो ऑन्कोलॉजी हो गया। और जो हमारी बॉडी के अंदर जीन जिसके कारण ये कैंसर होता है तो उसको ऑन्कोजीन कहा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा केमिकल है जिसके कारण कैंसर होता है? तो उस केमिकल का नाम भी याद रख लीजिए। उस केमिकल का नाम है कार्सिनोजेन। ये कार्सिनोजेन जो है बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक्स में,
इसलिए अवॉइड करना चाहिए कि प्लास्टिक में आप जितना भी चीज़ें खाते हैं, गर्म चीज़ें उसमें ना खाइए। अगर प्लास्टिक लेना भी है, अगर प्लास्टिक्स की भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो BFA फ्री हो, BPA फ्री हो, उनसे किसी तरह से रेडिएशंस ना निकले। वैसे तो मोस्टली अवॉइड करना चाहिए। जितना भी आप हॉट प्रोडक्ट्स, मतलब कोई भी गर्म चीज़ खा रहे हैं तो प्लास्टिक में ना खाइए, उनके कारण ये केमिकल रिलीज होता है। इसके अलावा जो लोग स्मोक करते हैं तो स्मोक के कारण भी जो है उसमें से भी कार्सिनोजीन निकलता है। इट इज अ केमिकल दैट कॉजेस कैंसर। तो कैंसर में जो केमिकल मदद करता है वो होता है कार्सिनोजेन। तो कार्सिनोजेन केमिकल के कारण भी कैंसर होता है। बॉडी के अंदर जो जीन है उसका नाम है ऑन्कोजीन, और पूरी जो कैंसर की स्टडी की जाती है उसको कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। तो जैसा मैंने बताया कि प्लास्टिक्स में होता है, टोबैको में होता है, इसके अलावा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात करें तो जितने भी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलती रहती हैं, इनके एक्सपोजर में भी आप आएंगे। जितने भी वेव्स जो होती हैं, तरंगे जो होती हैं, उनके भी ज़्यादा संपर्क में आ जाएंगे आप, तो भी आपकी बॉडी में कैंसर हो जाता है। जैसे कि अगर आप मैडम क्यूरी की बात करें, उन्होंने रेडियम की खोज की थी तो उसके लिए उनको नोबेल मिला था, लेकिन बाद में उनकी और उनके हस्बैंड की भी जो डेथ हुई थी वो कैंसर के कारण हो गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर हो जाता है। जैसे आप कभी एक्सरे करवाने गए हो तो एक्सरे में देखा होगा आपने कि जो एक्सरे करता है वो एक कॉस्ट्यूम पहन के करता है, क्योंकि वहां पर जब एक्सरेज आती हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, और जिसका कराया जाता है बस उसी को एंट्री दी जाती है, सबको नहीं बुला लिया जाता है, क्योंकि वो एक्सपोजर जितने लोगों में ज्यादा होगा, मतलब आप बार बार एक्सरेज के सामने आएंगे तो आपकी बॉडी में धीरे धीरे कैंसर डेवलप हो जाएगा। तो रेडिएशंस के कारण भी कैंसर डेवलप होता है, टोबैको खाने से भी होता है। तीसरा अगर हम बात करें तो प्लास्टिक्स के मटेरियल्स में भी ये चीजें बहुत होती हैं। बढ़ते हैं अगली स्टडी की ओर। तो अगली स्टडी किसकी है? तो इसको कहा जाता है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी, ये सभी चीजें किससे हैं? स्नेक से रिलेटेड जुड़ी हुई हैं, सर्प विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। सांपों का जब अध्ययन किया जाता है तो बहुत तरह की जो है इसके अंदर वेराइटीज होती हैं, तो उन सारी चीजों को आप सर्पेंटोलॉजी या ओफियोलॉजी में पढ़ेंगे। ये दो वर्ड याद रखेंगे, ओफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी। फिर देखिए हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी जिसको सरीसृप विज्ञान कहा जाता है, इसमें आप क्या पढ़ते हैं? तो रेप्टाइल्स के बारे में और एम्फीबियंस के बारे में। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की जो स्टडी की जाती है वो किस ब्रांच में की जाती है? तो हर्पेटोलॉजी में की जाती है, जिसको सरीसृप विज्ञान भी कहा जाता है। तो सरीसृप का मतलब कि जो रेप्टाइल्स होते हैं या एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं हम, ये रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जिनके ऊपर हैव स्केल्स, अलग अलग तरीके के, जैसे रेंगने वाले जो जीव होते हैं उनकी बॉडी पर आप स्केलिंग देखेंगे। स्केलिंग मतलब ऐसी लाइनिंग टाइप सी होती है, नॉट फर, और इनके ऊपर फर नहीं होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इनके ऊपर जो है बालदार नहीं होते हैं, फर जैसा नहीं होता है। एंड दे हैव ड्राई स्किन, इनकी जो स्किन होती है वो काफी सूखी या रूखी सी होती है। यूजुअली ले एग्स एंड समटाइम्स लिव यंग, और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे वर्टेब्रेट्स में कोल्ड ब्लडेड कौन है, वार्म ब्लडेड कौन है। तो जिसके अंदर हम रेप्टाइल्स की बात करें और एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस कहाँ होते हैं? जो लैंड में भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये भी अंडे देते हैं। इनकी स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है, इनकी जो चमड़ी होती है या स्किन होती है उस पर नमी होती है, और वेब्ड फीट होती है। इनके जो फीट होते हैं वो थोड़े से जालीदार होते हैं, वेब्ड टाइप के होते हैं। तो ये जो है आप जिसमें स्टडी करते हैं उसको हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स आपको पढ़ना है एनिमल किंगडम्स में, तो वहां पर बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए एंथ्रोपोलॉजी, बहुत ही ज्यादा आजकल ये फेवरेट सब्जेक्ट है। यूपीएससी के ऑप्शनल में भी बहुत सारे लोग एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं। तो ये किसके बारे में है? तो ये जो एंथ्रोपोलॉजी है ये ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बात करता है, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव का डेवलप कैसे हुआ। तो ये जो चीजें हैं एंथ्रोपोलॉजी में आप पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एग्रोस्टोलॉजी। कृषि विज्ञान की जगह तो वैसे एग्रोस्टोलॉजी नाम तो मिलता है, लेकिन ये किसकी स्टडी है? तो ग्रासेस की स्टडी है। घास का जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है। फिर एंटोमोलॉजी जो है ये सारे कीटों का अध्ययन है, इंसेक्ट्स की स्टडी की जाती है। जितने भी इंसेक्ट्स हैं उन इंसेक्ट्स को आप जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। इसके बाद देखिए बायोमेट्रिक्स। अब बायोमेट्रिक्स की बात करें तो बायोमेट्रिक्स में हमारे दिमाग में आता है कि भाई जैसे फिंगरप्रिंट ले लेना या आई स्कैन कर लेना, ये चीज होती है बायोमेट्रिक्स। लेकिन इसको अच्छे से समझिए, बायोमेट्रिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। तो बायो मीन्स होता है लाइफ, और मैट्रिक्स का मतलब है किसी भी चीज का डेटा रखना। मतलब डेटा किस चीज का? स्टैटिस्टिक्स।
तो बेसिकली बायोमेट्रिक्स बायोलॉजी के अंदर वो चीज़ है कि आपके शरीर के बहुत सारे डेटा है कि आपका जो है आपको कौन सी वैक्सीन लगी है, आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर, आपके बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है, या आपकी बोन्स का कितनी मतलब बोन्स का वेट कितना है, ये सारी चीज़ें मतलब आपकी पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन कि आपके लिवर के अंदर क्या कितना प्रोडक्शन हो रहा है, बाइल जूस कितना बन रहा है, आपका हार्मोन्स का लेवल कितना है, तो आपकी बॉडी के बारे में पूरे स्टैटिस्टिक्स रखना बायोमेट्रिक्स कहलाता है। तो बायोमेट्रिक्स जो है वो सारी चीज़ों का अध्ययन हो जाता है, मतलब आपकी बायो मीन्स लाइफ रिलेटेड जो भी चीज़ का स्टैटिस्टिक रखा जाए और उस स्टैटिस्टिक का यूज किसके लिए, चाहे आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, आपकी स्टैटिस्टिक का यूज बायोलॉजिकली इवॉल्वमेंट के लिए किया जाए। तो जो बायोमेट्रिक्स हैं इनके भी दो टाइप्स होते हैं, एक सॉफ्ट टाइप होता है, एक हार्ड टाइप होता है। सॉफ्ट के अंदर मतलब एज हो जाना, जेंडर का बारे में पता होना कि मेल है फीमेल है, एज कितनी है, एथनिसिटी कैसी है, हाइट कितनी है, फेशियल मेजरमेंट कितना है, ये सारे सॉफ्ट बायोमेट्रिक्स का पार्ट होता है। हार्ड में क्या होता है, फिजिकल, जैसे कि हेड, फेस, इसमें आइरीज मतलब आंखों का जो स्कैन किया जाता है वो भी बायोमेट्रिक्स का पार्ट है। हैंड जिसमें फिंगरप्रिंट, हैंड ज्योमेट्री ये आ जाती है। बिहेवियरल में सिग्नेचर, वॉइस, गेट, की स्ट्रोक आ जाते हैं। और बायोलॉजिकल में डीएनए और सलाइवा आ जाता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये बायोमेट्रिक्स है। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि बस फिंगरप्रिंट का मतलब बायोमेट्रिक्स है। बायोमेट्रिक्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। हर तरह की आपके बारे में इंफॉर्मेशन, बायो मीन्स किसी भी लिविंग बींग्स के बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स को रखना बायोमेट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसका है, तो एल्गे का है। एल्गे की स्टडी जो होती है वो क्या होती है, एल्गे मतलब आपका शैवालों का अध्ययन जो होता है उसको कहा जाता है क्या, फाइकोलॉजी। और आपका जो फंगस है, फंगाई की जो स्टडी है उसको कहा जाता है माइकोलॉजी। ये दोनों याद रखेंगे। जो आपका एल्गे और फंगाई है इनके बीच में होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये जो होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं। यहीं पे माइकोलॉजी भी बता दे रहा हूं क्योंकि आगे चलकर आपको माइकोलॉजी भी पढ़ना है। तो देखिए फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी को कनेक्ट करके साथ में समझने के लिए बता रहा हूं मैं, तो ध्यान से देख लीजिए। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, शैवाल का अध्ययन है। फंगाई का मतलब क्या हो गया, तो कवक हो गया। तो ये जो होते हैं ये किस कलर के दिख रहे हैं आपको, ग्रीन कलर दिख रहा है। तो ग्रीन कलर जो होता है, ग्रीन कलर से क्या बोल सकते हैं कि इनके अंदर क्या होता है, तो इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल होने के कारण जो है ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, एल्गे के ऊपर। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक मतलब यहां पर कैसा रिलेशन चल रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चल रहा है। ये एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। कैसे, तो एल्गे जो होता है वो क्या डेवलप करता है, फूड डेवलप करता है। और जो फंगाई होती है या फंगस होती है, कवक होती है, वो क्या करता है, तो शेल्टर देता है। मतलब आपका ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एल्गे और फंगस। कैसे जुड़े हुए हैं, तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। और इनका जो कनेक्टिंग लिंक होता है उसी को लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन कहा जाता है। कैसे कहा जाता है वो मैं बता रहा हूं। लाइकेन एक चीज होती है जो इन दोनों से जुड़ी होती है, वही एक कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, तो कनेक्टिंग लिंक है ये आपका एल्गे और फंगाई के बीच में। तो यहां से याद रखिए कि एल्गे क्या देगा, तो फूड इसको प्रोवाइड करेगा। और इसको जो है अपनी आपकी रक्षा करनी है बाहरी एनवायरनमेंट से। तो जो फंगस होता है ये इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और फंगस को इससे क्या मिल जाता है, फूड मिल जाता है। और आपका एल्गे को उससे क्या मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है। तो इसी को रिलेशन को मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी कहते हैं। इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है उसको लाइकेन कहा जाता है। तो लाइकेन एक तरीके से पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे भी यूज किया जाता है। जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते थे, रेड लिथमस, ब्लू लिथमस, वो लिथमस पेपर किससे बनता है, तो लाइकेन से ही बनता है। तो वो लाइकेन जो होता है वो इन दोनों को कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। तो एल्गे और फंगाई का जो कनेक्टिंग लिंक है, आपस में जोड़ने का काम जो कर रहा है, वो कौन कर रहा है, तो वो लाइकेन कर रहा है। जैसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो वायरस है। वायरस जो है एक जीव को निर्जीव से जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वैसे ही एल्गे और फंगाई के कनेक्टिंग लिंक कौन है, तो वो लाइकेन है। याद रखेंगे फाइकोलॉजी इज अ ब्रांच जो किससे डील करती है, तो फाइकोलॉजी जो है वो आपका एल्गे से रिलेटेड स्टडी है। ये किससे जुड़ी हुई स्टडी है, एल्गे से रिलेटेड स्टडी है। और माइकोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो फंगाई से रिलेटेड या आपका कवक से जुड़ा हुआ अध्ययन है। और इन दोनों के लिंक कौन है, तो लाइकेन है।
इसके अलावा इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है? तो इकोलॉजी जो है पूरा का पूरा एक इंटर रिलेशनशिप है किसके बीच में? लिविंग बींग्स के ऊपर और एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण में जिसमें हम रह रहे हैं और जो आसपास पर्यावरण के अंदर एक जो जीव है, हम जीव हो गए, हम लिविंग बींग्स हो गए, और जो हमें एनवायरनमेंट मिला हुआ है और इनके बीच में जो एक तरीके का एक रिलेशन बना हुआ है, एक इंटर रिलेशन जो है, उसी चीज को क्या कह दिया जाता है? इकोलॉजी, परिस्थितिकी कहा जाता है। तो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध है उसको कौन सी ब्रांच कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद हेमेटोलॉजी, तो ये किसके रिलेटेड है? ब्लड रिलेटेड है। तो ब्लड के जितने भी आप चीजें देखते हैं, चाहे आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गए, और हमारा जो लिक्विड कंटेंट है प्लाज्मा, जिनके अंदर क्या बनती है? एंटीबॉडीज। आपने सुना होगा कि जो कोविड के टाइम पर प्लाज्मा डोनेट किया जाता था, क्योंकि हमारी एंटीबॉडीज काय में बनती है? प्लाज्मा में बनती है। तो ये सारी चीजें, मतलब ब्लड के रिलेटेड जो स्टडी है वो क्या है? हेमेटोलॉजी है। इसके बाद ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी किससे रिलेटेड है? तो बोन्स से। अस्थि मतलब होता है बोन। जैसे आपने एक डिजीज सुनी होगी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में अगर आप बहुत ज़्यादा जंप कर लें, कहीं पर चलने लगें, आपकी हड्डियां अपने आप चटकने लगती हैं, उनमें क्रैक्स आने लगते हैं, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ऑस्टियो वर्ड किससे जुड़ा हुआ है? बोन से, और जब बोन्स की स्टडी करेंगे तो ऑस्टियोलॉजी हो गया। नेक्स्ट अगर ओडोंटोलॉजी की बात करें तो ओडोंटोलॉजी जो है आपके दांतों से, टीथ से और आपके मसूड़ों से, गम से रिलेटेड की स्टडी जो होती है ओडोंटोलॉजी, जो पायरिया वगैरह होता है उसके लिए जो है देखा जाता है। इसके बाद देखिए हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी इज रिलेटेड टू लिवर। किससे रिलेटेड है ये? लिवर से। आपका जो यकृत है, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेपेटोलॉजी कहलाता है, याद रखेंगे। तो जहां पर भी आपका, जैसे इसी से एक डिजीज भी हो जाती है आपको, जॉन्डिस, अगर आपका लिवर प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो हेपेटोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड होगी? लिवर से रिलेटेड होगी। इसके अलावा सेरोलॉजी, सेरोलॉजी जो है आपकी बॉडी के अंदर जो सेरम्स होते हैं, एक तरीके से प्रोटीन्स होते हैं जिनको एंटीजेंस कहा जाता है। ये एंटीजन और सीरम रिलेटेड जो स्टडी होती है, एंटीजन एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो आपके ब्लड में होते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर आपकी बॉडी में एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर आपकी बॉडी में एंटीजन ए और बी दोनों है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो एब्सेंट को ही जीरो कह दिया जाता है, और जीरो से ही आगे चलकर ओ बन गया है। तो ये ओ जो है एंटीजन ए और एंटीजन बी का एब्सेंस बताता है ओ। तो ये जो स्टडी है सीरम का, मतलब इसके अंदर जो एंटीजेंस हैं आपकी बॉडी में उनकी स्टडी की जाती है। डर्मेटोलॉजी में आप किसकी स्टडी करते हैं? तो स्किन की रिलेटेड स्टडी करते हैं, स्किन रिलेटेड जो है वो स्टडी की जाती है। और एक जो चीज़ आप पढ़ेंगे कि जो फेस रिंकल्स वगैरह में जो हो जाते हैं, फेस के अंदर अगर आपको रिंकल्स हो गए हैं या कोई भी चीज़ हो गई है, तो जो आपका स्किन रिलेटेड जो आजकल फेस लिफ्ट किया जाता है या फिर आपके कई तरह के कॉस्मेटोलॉजी में जो ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं फेस के रिलेटेड, उसमें किसको यूज़ किया जाता है? तो बोटुलिज्म जो होता है, बोटुलिज्म अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। वैसे तो ये डर्मेटोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी में आप त्वचा विज्ञान करते हैं। तो बोटुलिज्म जो होती है, आपको जब फूड पॉइजनिंग होती है तो वो किसके कारण होती है? बोटुलिज्म के कारण होती है। तो यहां पर जो है बोटुलिज्म का यूज किस में किया जाता है? तो बोटुलिज्म का यूज जो है डर्मेटोलॉजी में भी किया जाता है, ये याद रखेंगे आप। होता है वो ये फेस रिंकल्स वगैरह के ट्रीटमेंट बोटुलिज्म का यूज किया जाता है, बट उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है कि अगर आपकी बॉडी में जब फूड पॉइजनिंग है तो वो किसके कारण होती है? बोटुलिज्म के कारण होती है। इस पर भी हम आगे जब पढ़ेंगे हमारे न्यूट्रिशंस वगैरह, उस पर भी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो आज जो हम लोगों ने ब्रांचेस देखी हैं वो बायोलॉजी के अंदर जो भी ब्रांचेस होती हैं उनको बहुत अच्छे से देख लिया है। तो होप ये चीज़ आप लोगों को समझने आई होगी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो डेली बेसिस पे होते हैं उनको भी आपको आंसर करना है, तो आज का लेक्चर जिन्होंने देखा होगा उनको आंसर्स बनेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स की स्टडी है, ह्यूमंस लिवर की स्टडी है, कैंसर की स्टडी है। ऑन्कोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है किससे संबंधित है? पक्षियों से, मानव यकृत से या कैंसर से। इसके अलावा हु इज द फादर ऑफ ऑर्थेनोलॉजी, ऑर्थेनोलॉजी के फादर कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, सलीम अली, फ्रेडरिक मिशर या हिप्पोक्रेटस। पक्षी विज्ञान के जनक कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, सलीम अली, फ्रेडरिक मिशर या हिप्पोक्रेटस। तीसरा क्वेश्चन है, हेपेटोलॉजी किससे रिलेटेड है? पेनक्रियास से, गॉल ब्लैडर से, लिवर से, अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत से जुड़ा हुआ है। इसके आंसर्स आप ही लोग देंगे क्योंकि पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो होप ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा आपको। इसके अलावा
कोई भी तरह की आपको डाउट्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, PDF ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।